तो कैसे हो आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म के बारे में। देखो ये जो होने वाला है इसी चैप्टर का सबसे फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, यानी कि पहला लेक्चर होने वाला है। और अगर ये आपका ठीक से कंप्लीट नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो आपके बाकी जितने भी लेक्चर होने वाले हैं, बाकी जितने भी अध्याय होने वाले हैं, टॉपिक होने वाले हैं इससे रिलेटेड, वो सब के सब बकवास जाने वाले हैं, बेहुदा जाने वाले हैं और ख़राब जाने वाले हैं। इसी लेक्चर के अंदर हम इसका बेस कवर करने वाले हैं। और अगर आपने बेस कवर कर लिया तो फ्रूट तो फिर स्वीट होगा ही। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, एक बार मैं बोलूँ तो चुंबकीय क्षेत्र को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिना कोई बकवास किए हुए चुंबकीय क्षेत्र आज का हमारा अध्याय है। अब इस अध्याय के अंदर आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, जैसे कि आपने देखा होगा कंडेंसर वगैरह को, वो किस तरीके से काम करती हैं, है ना। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी आप यहीं पर पढ़ने वाले हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे अध्याय, बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिनसे अभी तक आप वंचित थे, उन सभी के डाउट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो चैप्टर है ये फिजिकल लाइफ में भी बात करूँ तो भी, जो हमारी फिजिकल लाइफ है उसमें भी, और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। जो हम अभी जिस विद्युत धारा का उपयोग करते हैं, जो करंट हमारे घरों में आता है, वो भी कहीं ना कहीं इससे ही इंटरलिंक है, इसी की देन है। ठीक है, अभी ये सब कैसे होता है, क्या होता है, एक ही बार में तो बताया नहीं जा सकता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक आपके नोट्स तैयार करके कल तक उन नोट्स को प्रोवाइड भी करा दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं अभी बात कर रहा हूँ सन 1820 से पहले की। अभी तो हमारा 2022 चल रहा है, राइट। तो इससे पहले मैं बात कर रहा हूँ 1820 से पहले की। इससे पहले लोगों को पता था कि चुंबक क्या होती है। चुंबक तो आपने देखी ही होगी। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, मतलब चुंबक जो होती है अपने आसपास की चीज़ों को आकर्षित करती है। यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो जिस तरीके से कोई भी विद्युत होता है, आवेश होता है, उसका एक क्षेत्र होता है, अपना एक एरिया होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक उसी तरीके से एक चुंबक जो होती है उसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबक का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अब चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आपको आपने सुना होगा कहीं पर भूगोल वगैरह के बारे में, कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा जो हमारी पृथ्वी है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उससे भी विद्युत चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर। इन सभी चीज़ों को जो भी थोड़ी बहुत आपने कहीं से नॉलेज ली है, थोड़ा बहुत आपने कहीं से ज्ञान लिया है, उसको अपने पास रखें। उसी से ये टॉपिक आपके आगे चल के आसान होने वाला है। तो आपको पता है चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, कोई भी चुंबक हो गई। मैंने आपको बताया जैसे कोई भी आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, कोई भी आवेश है वो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर अध्याय का नाम पढ़ो। अध्याय का नाम यहाँ पर क्या है, अध्याय का नाम है यहाँ पर मूविंग चार्ज। मूविंग, मूविंग यानी होता है गतिमान, चार्ज यानी होता है आवेश, मैग्नेटिज्म यानी होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, चुंबकत्व। तो जो हमारा अध्याय है पहले आपको उसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्या कहना चाहता है। हमारे अध्याय का नाम है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, ये हमारे अध्याय का नाम है, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। अब गतिमान आवेश के बीच में और ये जो चुंबकत्व है, जो चुंबकीय रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। अगर हमें किसी अध्याय में पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली 12वीं क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो संबंध है। ठीक है, उसी संबंध को हम जानेंगे धीरे धीरे, अध्याय में आगे भी पता चलेगा कि इनके बीच में और भी ज़्यादा क्या रिलेशन है। पहले मैं आपको बता दूं कि बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ सन 1820 की। कहाँ पर, 1820 की। 1820 से पहले, सन 1820 से पहले जितने भी लोग थे, जितने भी वैज्ञानिक वगैरह थे, उनको ये पता था कि विद्युत आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उनको पता था विद्युत क्षेत्र के बारे में। उन्हें ये भी पता था कि कोई भी हमारे पास चुंबक है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, लेकिन उनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और कोई भी जानकारी नहीं थी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का भी आपस में कोई संबंध हो सकता है, इनका भी आपस में कोई संबंध है। लेकिन 1820 में ही कोई एक भाई साहब आ गए थे, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया। और देखते हैं उन्होंने क्या किया था। पहले तो 1820 में जो भाई साहब आए थे उनका नाम था ऑरेस्टेड। क्या, ऑरेस्टेड। इन्हें हम ऑरेस्टेड का प्रयोग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑरेस्टेड का प्रयोग। इन वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, ये लगे थे एक्सपेरिमेंट करने। अब ऐसे वैसे नहीं थे, बुद्धू हो, चतुर व्यक्ति थे
और लगे थे एक्सपेरिमेंट करने। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहे थे? ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद्युत धारा के ऊपर। विद्युत धारा कुछ एनालाइज कर रहे होंगे, ज़्यादा जानकारी हमें पता नहीं है उसके बारे में, जो आपके बोर्ड के लिए सफिशिएंट है उनको देखो, है ना। वो क्या कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में एक तार था, जैसे कि ये एक तार है, और उस तार में क्या है, विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित हो रहा था। क्या हो रहा था? करंट प्रवाहित हो रहा था। अब वहाँ पर उनकी नज़र गई कंपास के ऊपर। अब ये कंपास क्या होता है, बहुत सारों के नाम सुन के ही सिर चकरा हो गए। देखो, कंपास जो होता है उसे हिंदी में बोला जाता है दिशा सूचक। क्या बोला जाता है? दिशा सूचक। अब ये क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको कैप्चर करता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको कैप्चर करता है। देखो, ये होता कैसा है, ये एक इस तरीके से गोल होता है और उसमें इस तरीके से एक सुई लगी होती है। इस तरीके से ये सुई लगी हुई है ना, इस तरीके से उसमें एक सुई लगी होती है। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। नॉर्थ यानी होता है उत्तर दिशा और साउथ यानी होता है दक्षिण दिशा। तो ये बेसिकली करता क्या है, दिशा सूचक नाम से ही पता चल रहा है, दिशा बताने का काम करता है। अभी तो फ़ोन वगैरह चल गए हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल बहुत होता था। कोई ऐसा इलाका जहाँ पर दिशा का पता नहीं चलता हो, या फिर हमें अपना स्थान घिरना हो, हमें ये तो पता है कि वो पूर्व दिशा में है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि पूर्व दिशा है कहाँ। बादल मंडरा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। जो समुद्र होते हैं ना बेसिकली, वहाँ पर ये यंत्र बहुत ज़्यादा काम में आता था। ठीक है, अभी कहते हैं इसका आविष्कार चीन में हुआ था, ये हमारे टॉपिक की बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक की बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको कंपास के बारे में बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का होता है, ये आपको दिशा बता देता है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उधर किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। लेकिन जब आप इसके पास कोई चुंबक लेके जाते हो तो फिर ये लुंगी डांस करने लगता है, यानी कि इस तरीके से इसकी जो सुई है वो हिलने लगती है, विक्षेप दिखाने लगती है इधर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये जो कंपास है किस विधि के ऊपर कार्य करता है। जैसे पृथ्वी है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, विद्युत रेखाएं वगैरह जनरेट करती है, आपने पढ़ा होगा। तो चुंबक भी तो वही काम करती है, राइट। तो उसके पास जब ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है चुंबक की, तो फिर इसका ध्यान भटकने लगता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंपास की सुई है, ये क्या है, ऐसे उत्तर दिशा को बता रही है कि ये सामने वाली उत्तर दिशा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बता रही है। अब मैं इसके पास कुछ चुंबक लेके गया कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हिलने लगेगी। जिस तरीके से मेरा हाथ हिल रहा है ना अभी, ये कुछ इस तरीके से हिलने लगेगी। उससे ये क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि इसकी चुंबकीय रेखाओं से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब वो कंपास आपने देखा नहीं होगा, आप गूगल पर सर्च कर लेना, वैसे ज़्यादातर को पता ही होगा कंपास क्या होता है। आपके फ़ोन में आने लगा है आजकल कंपास। ऐसे आपका कोई एमआई का फ़ोन है, अब में से किसी का होगा, रेडमी का फ़ोन यूज कर रहे हो या वीवो के अंदर, तो उसके अंदर कंपास पहले से ही डला होता है। डालने की ज़रूरत नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप आता है उसके अंदर पहले से। उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, वो दिशा बताने का काम करता है। अगर आपके पास फ़ोन है और उसके अंदर कंपास एप्लीकेशन नहीं दिया गया, आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो, कंपास आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को एनालाइज करते हैं और ये बताते हैं, ठीक है, कि दिशा किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। इसके लिए इंटरनेट वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक यंत्र होता है। ठीक है, तो ये सब होता है कंपास के काम करने का तरीका। अब वही जो कंपास है, वो जो कंपास है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का, ऐसे उसकी एक सुई होती है, ये नॉर्थ साउथ, तो कंपास कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर करंट प्रवाहित हो रहा था, ये जो सुई थी, जैसे ये एक सुई लगी है कंपास की, ये ऐसे नाचने लगी, लुंगी डांस करने लगी। अब कोई होता बुद्धू या हमारे जैसा कोई होता, सब वैसे ही तो प्रयोग में दिमाग खराब हो रहा है और ऊपर से ये और लुंगी डांस कर रहा है। इसको उठाते पकड़ते और देते दीवार में, टूट जाता, हो जाता इसका स्वाहा। लेकिन वो थे क्या, चतुरनार। चतुरनार यानी कि होशियार थे वो कह रहे थे ये इस तरीके से हिल रहा है, इसकी जो सुई है ये विक्षेपित हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया ये कि शायद करंट की वजह से हो रहा है। फिर उन्होंने करंट को बंद कर दिया, यानी जब इसके अंदर से जो करंट प्रवाहित हो रहा था, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। बंद किया तो इसका हिलना भी बंद। फिर उन्होंने दोबारा प्रवाहित किया तो फिर ये दोबारा नाचने लगा। आप ये प्रयोग, अगर आपके पास कंपास है तो आप ये प्रयोग खुद घर पर कर सकते हो। अगर आपके पास कंपास है तो आप करना, एक तार लेना पतला सा, उसके अंदर करंट प्रवाहित करना, पास में ही कंपास को रख देना, देखना सुई कुछ इस तरीके से हिलेगी। आपको यूट्यूब पर भी एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे इस तरीके के। तो इस तरीके से होने लगा था। तो अब बोल रहे थे इसे प्रभावित कौन कौन करता है कंपास को।
जाहिर सी बात है ये एक तो चुंबक से प्रभावित होता है, क्योंकि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये करंट से क्यों प्रभावित हो रहा है? फिर उन्होंने क्या किया, करंट की दिशा बदल दी। तो पहले मान लीजिए वो इस दिशा में विक्षेपित हो रहा था कुछ इस तरीके से, अब वो इस दिशा में विक्षेपित होने लगा कुछ इस तरीके से, यानी उसकी दिशा बदल गई। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं ये जो करंट है, ये जो आवेश है जो इस वक्त गतिमान है, इसे विद्युत धारा, गतिमान आवेश यानी विद्युत धारा होता है, आप सभी को पता है। ये विद्युत धारा कहीं ना कहीं ये गतिमान आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये कहीं ना कहीं पर जाकर तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तभी तो ये फालतू में लुंगी डांस कर रहा है, वरना ये क्यों करेगा। तब वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो गतिमान आवेश होता है, यानी जो विद्युत धारा होती है, जिसे हम गतिमान आवेश कहते हैं, वो क्या करता है, वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अजीब बात क्या थी, अजीब बात क्या थी, जब आवेश स्थिर था यानी वो गति नहीं कर रहा था, तब कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। यानी कि आवेश गतिमान होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अन्यथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इस बात को भी आपको कंठस्थ कर लेनी है। चलो यार, चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ लिया, अच्छी बात है, और गतिमान आवेश के बारे में भी पढ़ लिया। अब जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे आप किसी नॉर्मल बंदे से जाओगे जो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे पूछोगे बल क्या होता है, तो बता देगा। जैसे हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स वगैरह लगाते हैं, बल होता है। किसी भी चीज़ को धक्का वगैरह लगा रहे हैं यानी उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, एक्स बाई जेड जो भी परिभाषा देगा। लेकिन अगर बल को आपको विस्तार से जाना है तो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे तो आपको बल की वैल्यू भी मिलेगी, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, यानी किसी भी चीज़ को हम वैल्यू के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि क्या होती है जिसको कि हम वैल्यू में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे किसी भी वस्तु पर बल लग रहा है, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 18 न्यूटन, ठीक है। आपका वजन है 60 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, कुछ तो होगा, ठीक है, 80 केजी, कुछ तो वजन होगा आपका, ठीक है। तो ये भौतिक राशियाँ होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितने किलो, 60 किलो, 70 किलो, नहीं मापा जा सकता। तो भौतिक राशियाँ जिनको मापा जा सकता है, यानी गतिमान आवेश, इसको भी मापा जा सकता है। और जिसको मापा जा सकता है, फिजिक्स उसका सूत्र निर्माण कर देती है, सूत्र जनरेट कर देती है। तो अब ज़रूरी है कि हम इसका सूत्र भी निर्माण करें। यानी 1820 के बाद ये बात तो स्पष्ट हो चुकी थी भाई साहब कि आवेश का और चुंबकीय क्षेत्र का बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नहीं, आगे धीरे धीरे वैज्ञानिक पढ़े तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एनालाइज किया। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ 4 राशियाँ निकल के आती हैं। इसी सर्किट की बात करूँ मैं यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस सर्किट में कुछ 4 राशियाँ निकल के आती हैं। पहला होता है आवेश यानी Q, दूसरा होता है गति यानी वो किसी न किसी वेग से गतिमान है, तो मान लीजिए v वेग से गतिमान है। तीसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है यानी कि B, और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है यानी चुंबकीय क्षेत्रफल उत्पन्न करता है F। तो ये कुल 4 चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। इसको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब उन्होंने एनालाइज किया और प्रयोग करके देखा तो उन्हें पता चला कि जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जैसे हमारे ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाता, लेकिन कोई लोह को रख दो, आप जो लोहा होता है ना उसको रख दो, चुंबक को उसके पास में लाओ, तो लोहे को चुंबक आकर्षित करती है, चुंबक दूसरी चुंबक को भी आकर्षित करती है, यानी कहीं ना कहीं आकर्षण प्रतिकर्षण का काम करता है, एक बल लगने का कार्य होता है। तो वो जो बल होता है यहाँ पर इस सर्किट के अंदर, वो समानुपाती आ रहा था आवेश के। आवेश के समानुपाती कैसे आ रहा था, जैसे कि हमने एक तार ले लिया, इसके अंदर पहले हमने 6 कूलाम आवेश को प्रवाहित किया। कितना आवेश प्रवाहित किया? 6 कूलाम आवेश। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो बल था वो कम लग रहा था। फिर हमने 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया। कितना? 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया, तो जो बल है वो भी बढ़ गया, ठीक है। जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाने लगे, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो चुंबकीय क्षेत्र के बल का मान है वो भी बढ़ने लगा, ज़्यादा फोर्स क्रिएट होने लगी। फिर हमने उसको घटाना चालू किया तो वो घटने लगा, यानी कि Q को बढ़ाने पर F बढ़ रहा था और F को बढ़ाने पर Q बढ़ रहा था। नहीं, Q को बढ़ाने पर F बढ़ रहा था और Q को घटाने पर F कम हो रहा था। यानी इसे हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं समानुपाती। तो जो बल है वो समानुपाती आ रहा था आवेश की। भैया ये F और किस चीज़ के समानुपाती आ रहा था? तो ये समानुपाती आ रहा था चुंबकीय क्षेत्र के। ऑफकोर्स अगर किसी भी तार है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसका चुंबकीय क्षेत्र ही कमज़ोर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो बल उत्पन्न होता है
वो भी कमज़ोर होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखने की कोशिश करें तो चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती, जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगी, उतना ज़्यादा बल क्रिएट होगा, और जितना कम चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी कम फोर्स क्रिएट होगी और उतना कम ही बल लगेगा। और तीसरी चीज़ है वी। वी यानी वेग। आवेश जितना तेज गति करेगा उतना ही तेज बल लगेगा। यानी आवेश की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो यानी कि वो बल भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करेगा, और आवेश की स्पीड कम है यानी कि वो बल भी काफ़ी कम क्रिएट करेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ। ये हमारा क्यू आवेश है। क्या आवेश है? क्यू आवेश है। ये अभी वी वेग से गतिमान है इस दिशा में। इस दिशा में किस वेग से गतिमान है? ये वी वेग से गतिमान है। और अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है इस दिशा में। अब चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में और वेग है इस दिशा में, तो इनके बीच में कोई ना कोई तो कोण बन रहा है। मान लीजिए वो कोण है थीटा। कौन सा कोण है? थीटा। तो क्यू आवेश है इस तरीके से इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और इस दिशा में गति कर रहा है वो वी वेग से। अब हमें इसका सूत्र जनरेट करना है। तो एफ समानुपाती है क्यू के, हाँ बात मानी। एफ समानुपाती है बी के, हाँ बात मानी। एफ समानुपाती है वी के, ये भी बात मानी। लेकिन ये जो है अभी पूर्ण तरीके से सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वी को आप देखोगे तो ये थीटा एंगल पर इसकी दिशा अलग है। थीटा एंगल पर इसकी दिशा अलग है। जब हमें किसी भी चीज़ का मान ज्ञात करना होगा, इस बात को गौर से सुने, जब हमें किसी भी चीज़ का मान ज्ञात करना होगा तो ज़रूरी है कि वो एक ही तल में हो। क्या हो? ज़रूरी है कि वो एक ही तल में हो, तभी हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। वरना जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आपने अक्षों को पढ़ा होगा गणित के अंदर। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। तो मान लीजिए ये क्यू आवेश है और ये इस दिशा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, बी चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न कर रहा है और इस दिशा में ये गति कर रहा है। तो ये जो लाइन है, सॉरी, वी वेग से गति कर रहा है थीटा एंगल बना के, तो हमें ज़रूरी है कि वो एक्स अक्ष पर आए यानी बी के साथ आए। तो बी के साथ इसको कैसे लाया जाए? देखो, अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं, मेरे पुराने जितनी भी मैंने वीडियो बनाए थे वो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, उसका जो एक भाग होता है उसको ले लेते हैं, यानी वी को बी के साथ ले लेते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है, जिस दिशा में हम कोण बढ़ रहा है, जिस दिशा में थीटा कोण बढ़ रहा है उस दिशा में हम साइन थीटा लेते हैं, और जिस दिशा में नहीं बढ़ रहा उसके विपरीत हम कॉस थीटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप वी वेक्टर को, तो ये बी के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो वी वेक्टर को हम नीचे ले लेंगे तो क्या आएगा? वी साइन थीटा। यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या आएगा? वी साइन थीटा। और इधर क्या आएगा? बाय अक्ष है ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्या? वी कॉस थीटा। लेकिन हमें बाय अक्ष से क्या कुछ करना है? बिल्कुल नहीं। हमें तो करना है, वो करना है यहीं से। इस बात को याद रखना। तो ये v के समानुपाती नहीं होता, ये होता है v साइन थीटा के समानुपाती। इस पॉइंट को अगर आपने क्लियर कर लिया ना तो आपके मतलब आगे भी बहुत काम आने वाला है। आगे आप नीट करोगे, 12th को ही आगे बहुत पढ़ लो, 11th को पढ़ लो, यहाँ पर सब कुछ चीज़ें ये बताई जाती हैं। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ इस बात को। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कोई यहाँ पर इस तरीके से थीटा एंगल के साथ है, बी मान लीजिए या जेड कोई भी है, उसके घटक अगर हमें करने हैं तो हम एक्स अक्ष की तरफ जो घटक लेंगे वो होगा वी साइन थीटा, और बाय अक्ष की तरफ जो लेंगे वो होगा बाय कॉस थीटा, सॉरी वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। अब इसका उल्टा है, ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा बाय अक्ष, और ये रहा हमारा वी। क्या? वी। थीटा इधर बढ़ रहा है तो हम लेंगे वी साइन थीटा इधर और वी कॉस थीटा इधर, आंसर ज्ञात करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए। इस पॉइंट को आपको क्लियर रखना है। इसके पीछे का एक लॉजिक है, वो शायद आपको अगर कहीं से आप मैथ पढ़ते हो तो जब चतुर्थांश वगैरह पढ़ोगे तो आपके सर आपको बता देंगे कि ये क्यों होता है। ठीक है, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको क्लियर करा सकूं, वरना मैं आपको यहीं पर बता देता कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो ये वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा, जिस तरफ क्या होगा थीटा एंगल बनेगा उस तरफ ही हम उसको ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा था तो वी साइन थीटा हमने ले लिया। तो बल किस किस के समानुपाती है? क्यू के समानुपाती है, बी के समानुपाती है और वी साइन थीटा के समानुपाती है। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं हम, पहले भी लिखते हैं, कई बार लिखा है हमने, तो इसको मैं लिख दूंगा एफ समानुपाती है क्यू बी वी साइन थीटा के। एफ समानुपाती है क्यू बी वी साइन थीटा के। अरे यार, अब यहाँ पर सर हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, समानुपाती को हटा दो तो के कांस्टेंट आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या? क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो के की वैल्यू 1 होती है,
के की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, जो यहाँ पर नियतांक आता है, नियतांक का मतलब होता है वो नियत होता है, उसकी वैल्यू पहले से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जब पता किया गया प्रयोग के द्वारा तो पता चला कि इसकी वैल्यू 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि जो चीज़ 1 होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर आप भी 1 बन के रहोगे तो आपकी वैल्यू ना के बराबर रहेगी। इसीलिए अपने आप को एक्सपेंड करो और 1 से बढ़ो। जितने ज़्यादा छोटे आपकी वैल्यू जो होती है उतनी ही ज़्यादा कम होती है। जैसे कि 1 नेगलेक्ट कर दो, 1 है नेगलेक्ट कर दो। अब सिंपल सी बात है, के की जगह 1 रख लो तो आएगा क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर कोई एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। अब देखो ये तो इसका नॉर्मल रूप हो गया, क्या हो गया, साधारण रूप। अब क्या करेंगे, हम इसका सदिश रूप रखेंगे। बल एक सदिश राशि है, ठीक है, ये आ गई सदिश राशि। क्यू एक सदिश राशि है तो क्यू बाहर रहेगी। वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। अगर आपने सदिश पढ़े होंगे गणित में तो ये होता है वी क्रॉस बी वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी क्रॉस बी। जैसे कहीं पर भी आपके सामने लिखा मिल जाए ना, ऐसे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। जब आप सदिश पढ़ोगे ना तो आपके टीचर आपको इन सबको पढ़ाएंगे, और अगर आपने पढ़ ली है तो अच्छी बात है। बेसिकली सदिश जो है 11th का टॉपिक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको बेसिक फिजिक्स में या बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो मेरे से बोल देना, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड एक सीरीज़ बना दूंगा, थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन उसके अंदर मैं बेसिक मैथमेटिक्स को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा। जैसे एक बच्चे ने बोला था सर लॉग नहीं आते, तो मैंने लॉग को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया था, लॉग का फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर एफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये बी है, ये क्या है, इसका सदिश रूप हो गया। क्या हो गया, ये इसका सदिश रूप हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सदिश रूप क्यू कांस्टेंट वी बी साइन थीटा, इसको मैं एक बार लास्ट में रिवीजन करा ही देता हूँ आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर ध्यान का रखना है, हमारा आया है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, यहाँ पर एक वेक्टर भी है। अब यहाँ पर हम सभी को पता है वी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होती है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। तरीके कोई कीड़ा है शायद, तो ये कैसी है, एक सदिश राशि है। सदिश राशियों की दिशा भी होती है, तो भैया इसकी भी दिशा होगी, हाँ भाई बिल्कुल होगी। दिशा ज्ञात कैसे करेंगे इसकी, आपको जनरली अगर आप बुक में देखोगे तो क्रॉस और डॉट, आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी जो मेरा लैपटॉप है उसका जो चार्जर है प्लग इन है, वरना मैं आपको यहीं पर रियल एक्सपेरिमेंट करके बता देता। देखो इसको आप एक तीर मान लो, इसको आप एक एरो मान लो। तो एरो अगर आपने पुराने ज़माने में देखा होगा ब्रह्मास्त्र वगैरह को, तो एक्चुअली में आगे से तो वो ऐसे होते थे, ऐसे अगर आप देखोगे तो ऐसे, पीछे से देखोगे तो पीछे से वो सीधे नहीं होते थे, पीछे से कुछ इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से वो निकले होते थे, ऐसे 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 इस तरीके से वो निकले होते थे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, कुछ इस तरीके से, और ऐसे तीर होता था। अगर आप समझने की कोशिश कर पाओगे तो कुछ इस तरीके से हुआ करता था तीर, तो उसी को समझो, ये हमारा एक तीर है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। हमें दिशा कैसे ज्ञात करनी है, सबसे पहले अपना सीधा हाथ लो। जैसे हमारा तो ये उल्टा हाथ काम करता है, लेकिन हमें लेना है सीधे हाथ को। कैमरे में हो सकता है आपको उल्टा हाथ सीधा लगे, सीधा हाथ उल्टा लगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। ये है हमारा सीधा हाथ और आपको लेना है इसी को। इससे करना क्या है, जैसे हमें निकालना है v क्रॉस v में एप की वैल्यू, तो एप में क्यू तो ये आदेश राशि है, इसको छोड़ दो अभी। एफ वैक्टर इज इक्वल टू वी वैक्टर इंटू बी वैक्टर। अब हमारे पास दिया है वी वैक्टर नीचे की तरफ और बी वैक्टर दिया है ऊपर की तरफ। क्या दिया है, बी वैक्टर ऊपर की तरफ है, वी वैक्टर नीचे की तरफ है। हमें बोल रहा है बल की दिशा ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, मैं दो एग्जाम्पल करके आपको बता देता हूँ। ये है हमारा वी वैक्टर, ये है हमारा बी वैक्टर, ये है हमारा वी वैक्टर और ये है हमारा बी वैक्टर, ये हमारा ए, ये हमारा बी। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो आप दिशा कैसे ज्ञात करोगे। यहाँ पर एफ बल का सूत्र निकालना है ना, बल का क्या होती है, बल की दिशा वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो आपको अगर आपको मैं सिंपल सा फॉर्म बताऊँ ए क्रॉस बी वैक्टर, तो आपको यहाँ पर निकालना है ए क्रॉस बी वैक्टर की दिशा। तो कैसे निकालोगे आप, पहले तो लो जो पहली वाली राशि है, जैसे कि ए वैक्टर, उसको लो
उसकी तरफ अपनी हाथों की उंगलियों की दिशा कर दो। जैसे कि ए वेक्टर मान लीजिए इस तरफ है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैंने हाथ को भी कैसे कर लिया, इस तरीके से ऊपर की तरफ। कैसे कर लिया, ऊपर की तरफ। हाथ की जो उंगली हैं उनको ऊपर की तरफ। बी वेक्टर अगर आप देखोगे तो ये नीचे है, नीचे है तो नीचे की तरफ उंगलियों को इस तरीके से घुमा दो। तो जो मेरा अंगूठा आ रहा है वो क्या आपकी तरफ है, नहीं मेरी तरफ है। मेरी तरफ है यानी कि अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो होगी अंदर की तरफ, यानी जो तीर है वो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। और जब तीर अंदर की तरफ जाता है तो क्या दिखता है, उसका पिछवाड़ा कुछ इस तरीके का। ये चार वो तो अंदर की तरफ होता है तो क्रॉस बनाते हैं, बाहर की तरफ होता है तो डॉट। जैसे कि ये तीर मान लो, अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसका जो पेच है वो दिखेगा, जो मेन है निब दिखेगी इसकी आपको, निब। और निब कैसी होती है, गोल गोल ही दिखती है। अगर आप सामने से देखोगे तो ये गोल गोल ही दिखेगी, ये गोल गोल। तो गोल गोल है यानी आपकी तरफ आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, ये किसी की शुभ विवाह की चिट्ठी थी मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा होगा। अगर वो इसके अंदर जा रहा है तीर, इस तरीके से तीर इसके अंदर जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा, ये पीछे वाला हिस्सा दिखेगा कि नहीं। और तीर का पीछे वाला हिस्सा कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं। अब सपोज करिए तीर आपकी तरफ आ रहा है, जैसे ये हमारा कागज़ है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ मानो इसको, तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा, इसके पीछे का हिस्सा या आगे का हिस्सा, आपको दिखेगा तीर के आगे का हिस्सा। मैं आपको यहाँ पर रख देता हूँ। तो तीर के आगे का हिस्सा कैसा होता है, डॉट होता है कि नहीं, गोल गोल। तो ये आपको दिखने वाला है। तो डॉट यानी आपकी तरफ आ रहा है, आगे की तरफ। क्रॉस यानी पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और वी क्रॉस बी कैसे निकालना है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है, तो अब यहाँ पर दिशा कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, वी क्रॉस बी है ना, वी क्रॉस बी है तो वी की तरफ उंगलियों की दिशा करो। जैसे कि ये रहा मेरा सीधा हाथ, वी किधर है, इधर है, तो मैंने इधर उंगलियों की दिशा कर दी। किसकी तरफ घुमाना है, इसे घुमाना है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र देखो नीचे है, नीचे है तो नीचे की तरफ उंगलियों को घुसा दो। अंगूठा किधर आ रहा है, आपकी तरफ, यानी कि यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो होगा ये ऊपर की तरफ। क्या होगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखो ये है बी वेक्टर और वी वेक्टर, है कि नहीं, बी वेक्टर और वी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमें क्या करना है, वी वेक्टर की तरफ उंगलियों को करना है। तो ये वी वेक्टर नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ मैंने इस तरीके से उंगलियों को कर दिया। घुमाना किधर है, इसे घुमाना है चुंबकीय क्षेत्र की तौर। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है तो ऊपर की तरफ मैंने घुमा दी, तो ये मेरी तरफ बता रहा है, यानी कि यहाँ पर आएगा क्रॉस। तो एक तरफ आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, एक तरफ आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। आपको करना क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख कर भी बता देता हूँ आपको, लिख कर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या होता है। जैसे वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, और अगर आपको दिशा ज्ञात करनी है तो एक ही तरफ को उंगलियाँ को, एक ही तरफ को उंगलियाँ को कीजिए, उंगलियाँ सीधी कीजिए एक ही तरफ, और बी की तरफ मोड़ दीजिए। यहाँ पर है वी क्रॉस बी, तो आपको क्या करना है, वी की तरफ उंगलियों को करना है और बी की तरफ मोड़ देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये है जेड वेक्टर और ये है एन वेक्टर। आपको बताना है जेड वेक्टर इंटू एन वेक्टर की दिशा। तो आपको लेना है अपना सीधा हाथ, और सीधे हाथ से क्या करना है, आपको जेड वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर देना है इस तरीके से। फिर आपको किस तरफ मोड़ लेना है, उसे एन वेक्टर की तरफ इस तरीके से मोड़ लेना है। फिर जो आपका अंगूठा अगर इधर आ रहा है आपकी तरफ, यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है तो आपको क्रॉस बना देना है। जैसे तीर आपकी तरफ आएगा तो क्या होगा, किसी व्यक्ति को उसका पीछे का हिस्सा दिखेगा। और अगर वो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके से, जैसे आपकी तरफ, तो आपको बना देना है डॉट। ये होता है बाहर की ओर और ये होता है अंदर की ओर। अभी क्या है, माइक वगैरह बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ये सब सेटल हो जाएगा ना, बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट की फील दिला दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। और 7 दिनों का मैंने वादा किया है, अगले 7 दिनों के अंदर अंदर पूरा सेटअप कंप्लीट कर दूंगा। फिर देखना आप, जब आपकी स्टडी होगी ना नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाए तो नाम बदल के रख देना, मास्टर से मास्टर द ब्लास्टर, ठीक है। तो ये आपको दिशा निकालना भी मैंने लगभग बता दिया, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं एक बार में सब कुछ समअप कर लूँ पहले, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था। और स्टेट भाई साहब सन 1820 में प्रयोग कर रहे थे। एक प्रयोग करते करते उन्होंने पाया कि जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कंपास क्या है, लुंगी डांस करने लगता है, यानी इसकी सुई के अंदर विक्षेप आने लगता है, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी दिशा को विपरीत कर दूँ, दिशा को विपरीत कर दूँ तो विक्षेप की दिशा भी विपरीत हो जाती है।
क्या अगर पहले इस तरह से हो रहा था तो अब ऐसे होने लगेगी कंपास की सुई। ओके क्लियर। तो ये तो पहला पॉइंट बताया था, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये पता चल गया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एफ वेक्टर समानुपाती है किसके, क्यू आवेश के। एफ समानुपाती है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। और एफ समानुपाती है किसके, वी साइन थीटा के। साइन थीटा आने की वजह आप सभी जानते हो, जैसे मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया था वहाँ पर भी ये सभी आया था। सॉरी, मैं आजकल गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने जब आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो उसके अंदर भी साइन थीटा ही आया था। तो उसको समाप्त करके ऐसे नहीं लिख सकता, क्यू बी वी साइन थीटा। समानुपाती के चिन्ह को हटाओ तो की कांस्टेंट आ गया, की कांस्टेंट आ गया, और ये बचा क्यू बी साइन थीटा। की वैल्यू ऑल यू नो दैट 1 है, तो एफ इज इक्वल टू हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। सदिश फॉर्म में लिख दिया मैंने क्या, क्यू तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर ही रहा, वी बी साइन थीटा होता है बी क्रॉस इंटू बी। ये सदिश में आप पढ़ोगे, गणित में मास्टर पढ़ा देगा आपको, वरना 11th की फिजिक्स के अंदर ये पूरा चैप्टर है सदिश। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। 11th में अगर आप चैप्टर देखोगे तो सदिश, इसको आप ऐसे नीट लेवल पर बेसिक मैथमेटिक्स करके सर्च कर सकते हो, तो उसके अंदर सदिश की जो बेसिक बातें हैं जो कि 12th में यूज़ होती हैं वो आपको बता दी जाएंगी। लेकिन अगर आप नीट JEE की तैयारी कर रहे हो तो इससे इतने भयंकर भयंकर सवाल बनते हैं ना सदिश से कि आपके हंजर पंजर हिल जाएंगे। बिल्कुल, ये मैथ का हिस्सा है, साथ ही साथ ये फिजिक्स का भी हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना आपका सत्यानाश हो जाएगा अगर नहीं पढ़ पाए तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ प्रॉब्लम, ओके, वो थोड़ा सा पीसी के ग्राफिक्स में परिवर्तन आ गया था। तो ये यहाँ से हमारा 2 सूत्र निकल के आ गए थे। दिशा निकालना मैंने आपको क्या बताया, जिस तरफ V है उस तरफ उंगलियाँ कीजिए और जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उस तरफ घुमा दीजिए। अंगूठा आपको बता देगा किधर जाना है किधर नहीं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अंदर की तरफ तो ये, बाहर की तरफ तो ये, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे धीरे धीरे हम और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। अब मैं आपको नोट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक इसी टॉपिक के नोट्स तैयार कर दूं और कल शाम तक इनको अपलोड भी करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाता है, थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करूँगा कि जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। कोशिश पूरी करूँगा कि जल्द से जल्द हो जाए। तो इसको मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इतना कुछ गूंथ दिया है हमने यहाँ पर, आपकी सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी हो जाता है क्योंकि ये ऑफलाइन है नहीं कि एक बार में पूरा दिमाग में घुस जाए। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका एक ही उपाय है, वीडियो को रिवाइंड करें और खूब सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाते हो। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, राधे।